हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जो कि मेरा पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम देखते हैं पूर्व निषेचन के बारे में या प्री फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं कि कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो हमने गुरु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म बीजाणुधानी के बारे में या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, परिभाषा, संरचना, कार्य, परागकण का निर्माण कैसे होता है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं पुमंग की संरचना, लघु बीजाणुध्वनि या लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, परागकण का निर्माण कैसे होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुमंग क्या है। तो पुमंग जो हो रहा है, पुष्प के नर जननांग को पुमंग कहते हैं। इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। जब यह गुच्छे के रूप में होता है, एक से अधिक के रूप में, तब इसे हम पुमंग कहते हैं। लेकिन जब यह एक केवल अकेला सिंगल होता है, उसे हम पुंकेसर कहते हैं। जब हम पुंकेसर के बारे में देखते हैं, तो पुंकेसर की जो संरचना होती है, उसमें कितने भाग होते हैं? तो पुंकेसर में 2 भाग होते हैं। हमारा पहला है तंतु, दूसरा है परागकोश। जब इसकी हम संरचना को देखते हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा ये डंडी नुमा वाला संरचना है, जो डंठल टाइप में होता है, उसे हम तंतु कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। लेकिन वही जो हमारा ये गोल वाला पार्ट होता है, ऊपर ऊपर की तरफ का जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसे हम परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर ही माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। जब हम इसके अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार हमारी संरचना बन रही है। इसमें देखिए कि इसके अंदर जो गोल गोल बने हुए हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजियम है या बीजाणुधानियाँ हैं। बीजाणुधानी के अंदर ही बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणु बनते हैं। बीजाणु नहीं, सॉरी, परागकण बनते हैं। जब हम परागकण के बारे में, इसकी एक हम अनुप्रस्थ काट के बारे में देखते हैं, तो जो पुंकेसर होता है, एक चतुष्कोणीय संरचना देख सकते हैं कि चार कोनों के समान यहाँ पर हमारी संरचना बन रही है। ये चतुष्कोणीय संरचना है। जब उसके बाद देखते हैं कि इसके हर प्रत्येक किनारे पर बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम है। यहाँ भी देख सकते हैं कि प्रत्येक किनारे पर माइक्रोस्पोरेंजियम है। परागकोश जो होता है हमारा द्विपालित होता है। प्रत्येक पाले में 2 कोष्ठक होते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं, जब इसे हम 2 पाले में बांटते हैं, तो एक पाला हमारा इस साइड हो जाता है, दूसरा हमारा इस साइड हो जाता है। और दोनों पालों में देख सकते हैं कि 2-2 कोष्ठक है। ये वाला हमारा कोष्ठक है, दूसरा ये कोष्ठक है। 2-2 कोष्ठक हैं दोनों पालों में। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि जो हमारी लघु बीजाणुधानी आखिर क्या है। जो हमारी बीजाणुधानी, प्रत्येक बीजाणुधानी में 4 परतों से घिरी हुई होती है। जो हमारी लघु बीजाणुधानी, ये 4 परतों से घिरी हुई होती है। जो हमारी पहली परत है बाह्य त्वचा, दूसरी इंडोथीसियम, तीसरी मध्य परत और चौथी टेपिटम। जो हमारी बाह्य त्वचा है, इसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं, और एंडोथीसियम को हम अंतः त्वचा या अंदर की त्वचा भी कहते हैं। जो हमारी मध्य परत है, इसमें 3 परतें होती हैं। टेपिटम हमारी सबसे अंदर की लेयर होती है। जहाँ से हम संरचना के बारे में भी देख लेते हैं कि हमारी संरचना है कि एपिडर्मिस, बाहर की जो परत है, इसे हम एपिडर्मिस या फिर बाह्य त्वचा कहते हैं। दूसरी हमारी है एंडोथीसियम या एंडोडर्मिस, इसे हम आंतरिक त्वचा फिर या फिर अंदर की परत भी कहते हैं। हमने अभी बताया मैंने कि मध्य परतें जो हमारी, तो 3 लेयर होती है। देख लीजिए आप, यहाँ से मैंने दिखाया है कि 3 परतें जो हमारी होती हैं, वो मध्य परतें होती हैं। और सबसे जो अंदर होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के पास, बीजाणुधानी के पास जो हमारी परत होती है, उसे हम टेपिटम कहते हैं। और टेपिटम के अंदर हमारी बीजाणुधानी होती है। जो टेपिटम होता है हमारा, बीजाणुधानी को पोषण प्रदान करता है। और बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु जनन ऊतक पाए जाते हैं। तो आगे हम इसके बारे में देखते हैं, जो इसके बारे में कि पढ़ लेते हैं थोड़ा और, कि विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। मैंने अभी बताया कि जो टेपिटम होती है, धानी के अंदर जो बीजाणु ऊतक पाए जाते हैं, उनको पोषण प्रदान करती है। टेपिटम की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में 1 से अधिक केंद्रक होते हैं या फिर 1 से अधिक बीजाणु ऊतक होते हैं। परागकोश जो हमारा होता है विकसित होता है, तो प्रत्येक बीजाणुधानी के अंदर मध्य में बीजाणुजन ऊतक पाए जाते हैं। जब विकसित होता है, तो उसके अंदर बीजाणुजन ऊतक पाए जाते हैं। तो आगे हम इसके बारे में देखते हैं कि लघु बीजाणु जनन कैसे बनता है, या इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है। लघु बीजाणु जनन का, ये परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण कैसे होता है, इसकी प्रोसेस को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस कहते हैं। देखते हैं कि जैसे जैसे परागकोश विकसित होते हैं, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके द्वारा सूक्ष्म चतुस्क बनाती हैं। जब वह सिंगल होती है, सिंगल से देखते हैं कि वो 4 के फॉर्म में बन जाती है, जिसे हम चतुस्क कहते हैं। चतुस्क जो हम देखते हैं,
तो जो बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका को लघु बीजाणु मात्र कोशिका अथवा पराग मात्र कोशिका कहते हैं। फिर जब परागकोश परिपक्व हो जाता है और स्फुरित हो जाता है तो लघु बीजाणु अलग अलग हो जाता है। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है या परिपक्व की स्टेज में होता है तब वो अलग अलग हो जाता है। आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर इसका होता कैसे, कैसे ये अलग होता है या कैसे बनता है। तो यहाँ देखते हैं कि जो भी माइक्रोस्पोरेंजियम ये हमारा परागकोश है। परागकोश के अंदर से हम एक टिश्यू को लेते हैं या एक कोशिका या एक बीजाणु धानी में बीजाणु ऊतक को लेते हैं। तो देखते हैं कि एक सिंगल बीजाणु ऊतक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 में टूटता है, 2 से 4 में टूटता है। 4 में टूटने के बाद यह लघु बीजाणु चतुस्क का निर्माण करता है। जब निर्माण हो जाता है तो आगे की जो हमारी प्रक्रिया है लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, या हम इसे मतलब कहीं न कहीं कहते हैं कि परागकण बनने की प्रक्रिया जो हम देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि अभी इसी के बारे में कि लघु बीजाणु चतुस्क के अलग-अलग हो जाते ही इसमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है अलग होने के लिए, जिसका नाम होता है कैलस एंजाइम। कैलस एंजाइम की सहायता से जो हमारे परागकोश होते हैं परिपक्व व स्फुरित होने के बाद अलग-अलग होते हैं। टेपिटम की परतें जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होने के बाद वो अलग-अलग होते हैं, जिसमें अलग होने के लिए उन्हें कैलस एंजाइम की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे और अब अलग होने के बाद जो आगे जो हमारे पराग कोशों का विकास होता है वो नर युग्मकोद्भिद को दर्शाता है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं कि चतुस्क कैलस की सहायता से जुड़े रहते हैं। इसे अलग करने के लिए कैलस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कैलस की परतों को गला देता है। ये हमारी जो संरचना है ये हमारी अपरिपक्व परागकण का चित्र है, जो कि अपरिपक्व अभी परिपक्व नहीं है। क्योंकि अपरिपक्व के बारे में हम आगे देखेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारी बाहरी भित्ति है, अंदर कोशिका भित्ति, अंदर 2 कोशिका भित्तियाँ पाई जाती है। एक अंदर की है प्लाज्मा झिल्ली है जिसे हम, और अंदर उसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ। तो आगे हम देखते हैं कि परागकण क्या है या पोलन ग्रेन क्या है, कि परागकण का निर्माण कैसे होता है। जो परागकण होता है सामान्यतः वृत्ताकार, मतलब देखा जाए तो कहीं न कहीं गोल के आकार में होता है और 25 से 50 माइक्रोन का होता है। यहाँ पर यू लिखा हुआ गलत है, आप लोग इसे माइक्रोन कर दीजिएगा, जो कि इस प्रकार लिखा जाता है। जो परागकण हमारा होता है वो 2 भित्तियाँ उसमें होती हैं। एक होती है बाहरी भित्ति, दूसरी होती है आंतरिक भित्ति। बाहरी भित्ति को बाह्यचोल, आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। जो हमारी बाहरी भित्ति है, बाहरी भित्ति को बाह्यचोल। जो बाहरी भित्ति जब कहीं न वो यह स्पोरोपोलिन नामक रसायन की बनी होती है, जो कि सर्वाधिक मजबूत होता है। जो हमारे स्पोरोपोलिन रसायन है वो इतना मजबूत होता है, ना तो उससे पानी, ना कोई अम्ल या फिर क्षार या फिर चाहे जितना अधिक तापमान हो या फिर सर्द हो, कभी भी वो गल या टूट सकता ही नहीं। स्पोरोपोलिन इतना प्रतिरोधक है कि कार्बनिक तत्व आज तक उसे कोई ना तो गला पाया ना सड़ा पाया। अभी तक तो कोई एंजाइम बना ही नहीं उसे गलाने के लिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यह स्पोरोपोलिन रसायन की बनी होती है, जो सर्वाधिक मजबूत होती है। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसे तोड़ सके। आगे देखते हैं कि हमारी जो आंतरिक होती है, तो इसी के बारे में भी और देख लेते हैं। परागकण पर एक छिद्र या रंध्र होता है जिसे जनन छिद्र कहते हैं। और परागकण जीवाश्म की तरह सुरक्षित रहते हैं। जो हमारे परागकण है तो जीवाश्म की तरह सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि परागकण मैंने अभी बताया कि स्पोरोपोलिन नामक एक जो रसायन की भित्ति बनी होती है वो इतनी मजबूत होती है कि ना तो कोई अम्ल, ना कोई क्षार, ना ही उसे प्राकृतिक आपदा उसे सड़ा गला सकती ही नहीं है। इसलिए वो जीवाश्म होती है, क्योंकि ये 1-2 साल तो छोड़ दीजिए, कई हजारों साल तक यह सुरक्षित रहती है। वैसे की वैसे रखती है। अगर आज हम बीज को रखते हैं 1000 साल बाद उसे अगर हम बोना चाहें तो वो फिर से पौधा बन जाएगा, क्योंकि वो इतनी सुरक्षित होती है। फिर हम देखते हैं कि अंदर की वाली परत जो होती है आंतरिक परत, जिसे हम आंतरिक चोल कहते हैं, यह पतली एवं सतत होती है। पतली होती है लेकिन ये सतत होती है। जैसे मैंने अभी देखा कि जो बाहरी भित्ति होती है वो कहीं न कहीं यहाँ पर छिद्र पाया जाता है, जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। और लेकिन जो अंदर वाली भित्ति है वो पतली होती है और सतत होती है, सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी हुई होती है। जब हम आगे इसके बारे में देख लेते हैं, ये जो हमारा फिगर के बारे में पहले देखते हैं कि जो हमारी बाहर की है, आप लोग देख सकते हैं कि ये स्पोरोपोलिन नामक रसायन की बनी होती है। यहाँ पर इसका ये जनन छिद्र पाया जाता है। ये सतत नहीं होती है, लेकिन वही आंतरिक जो हमारी होती है वो सतत होती है। आप देख सकते हैं सतत होती है। फिर आगे हम देखते हैं जो कि हमारा है परिपक्व एक परागकण का जो ये क्षेत्र है। आगे हम थ्योरी देखते हैं कि जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो उनमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है जनन कोशिका, दूसरी कायिक कोशिका। हम यहाँ आपको देख सकते हैं फिगर में, ये हमारी है कायिक कोशिका है, जो कि इसका आकार बड़ा होता है और ये अनियमित होती है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और दूसरी हमारी है जनन कोशिका। देख सकते हैं कि ये तर्कनुमा हमारी संरचना बनी हुई है, गोल नहीं है जबकि। तो ये हमारी
यहाँ से 2 कोशिकाएं निकल कर आती हैं कि जनन कोशिका, दूसरी कायिक कोशिका। जो पहले कायिक कोशिका के बारे में देखते हैं। कायिक कोशिका जो हमारी होती है, कायिक कोशिका का बड़ा आकार तथा इसमें प्रचुर मात्रा में भोजन का भंडारण होता था, अनियमित केंद्र होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में भोजन का भंडारण होता है, जिससे कि जो हमारी जनन कोशिका उसे पोषण प्रदान होता रहता है। आगे हम देखते हैं जनन कोशिका के बारे में। जनन कोशिका जो है, जनन कोशिका का तरुक आकार, और यह कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। जो कोशिका द्रव्य भरा होता है कोशिका में, उसमें तैरती रहती है। एक नोट पॉइंट हमारा यह है, यहाँ पर निकल कर आता है कि जो 60% आवृतबीजी पादप होते हैं, 60% जो हमारे एंजियोस्पर्म के पादप होते हैं, इनमें 2 कोशिका अवस्था में परागकण झड़ते हैं, और 40% जो आवृतबीजी पादप बचते हैं, उनमें 3 कोशिकीय अवस्था में जो हमारे बीज हैं वो झड़ते हैं। और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें परिपक्वता से पहले ही या अपरिपक्व अवस्था में ही बीज झड़ जाते हैं। जो कुछ पादप ऐसे हैं। फिर आगे हम थोड़ा देख लेते हैं कि इससे मतलब नुकसान क्या हो सकता है। अगर इसे हम खाएं तो इससे हमें हानि भी हो सकती है। तो अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी, श्वसनीय शोथ, वेदना पैदा कर देते हैं। श्वसन विकार जैसे दमा, श्वसनीय शोथ आदि रूप में विकसित होते हैं। जो हमारी दमा या श्वसनीय शोथ बीमारियां हैं, ये कहीं ना कहीं चिरकालिक तक चलने वाली बीमारियां हमारी होती हैं, जो कि देख सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी हो सकती हैं। कई व्यक्तियों में होता है कि आप अगर आपको है तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी हो सकती है श्वसनीय शोथ रोग। और जैसे हमारी एक उदाहरण हमारा आता है कि निर्यात में जब हम गेहूँ लेते हैं अलग देशों से, वहाँ पर जो हमारे पार्थेनियम का एक पौधा, जिसे हम स्थानीय भाषा में गाजर घास कहते हैं, उसका जो परागकण होता है वो एलर्जी और श्वसनीय वेदना को पैदा करता है, जो कि बहुत ही घातक हो सकता है। कई प्रजातियों के परागकण भोजन संपूरकों के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। परागकण दौड़ने में भाग लेने वाले अश्वों की कार्य दक्षता को बढ़ा देते हैं। जो अश्व घोड़े दौड़ते हैं, उनको अगर हम परागकणों को खिलाएं तो कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसकी वजह से घोड़े तेज़ी से दौड़ सकते हैं, उनकी रफ्तार बढ़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ से होता है कि जो ये परागकणों के बारे में पढ़ना है, इस विधि को हम क्या कहते हैं। तो एक पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसे हम क्रायो संरक्षण विधि कहते हैं। जो परागकणों को सुरक्षित रखने के प्रोसेस है, उसे हम क्रायो संरक्षण विधि कहते हैं। जो परागकण हमारे होते हैं, नाइट्रोजन में डालकर हम इसे -190 सेंटीग्रेड पर भी जीवित रख सकते हैं, या फिर इसके अंदर जीने की क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से टॉपिक क्लियर होता है लघु बीजाणु धानी का या लघु बीजाणु जनन का। और हमने जो देखा कि जनन की प्रक्रिया में या पूर्व निषेचन के पहले के निषेचन में कौन कौन से पार्ट्स भाग लेते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया, कवर कर लिया है। तो हमारे 2 ही भाग थे, एक जयांग था, एक पुंकेसर था। तो जयांग के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। अब हम पुंकेसर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर फ्रेंड्स, यहाँ से मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद मेरा पढ़ाया हुआ मेरा टॉपिक्स आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट में बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।